यस तुषार, वेरी गुड मॉर्निंग। सो एवरी वन ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मैं जिस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा था, उसका मैं एक बार डाटा आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। आपको मेरा स्क्रीन तो दिख रहा होगा। एक ट्रेन इस तरफ आ रही है और दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है। तो पहली ट्रेन, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ट्रेन ए और ट्रेन बी। Question, I am doing the question एस एल अरोड़ा का पेज नंबर जो है 3.16 और क्वेश्चन जो चैप्टर जो है वो आपका 3 है, चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पेज 3.16 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। पहली जो ट्रेन है वो 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है, मूव करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ हेडेड है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब वो जब 1 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस रह जाता है, यानी कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है अपना, ये ए डैश है नई पोजीशन और ये बी डैश है नई पोजीशन। इस समय मान लो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर बचा हुआ है। उस समय दोनों ट्रेन के ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं और सडन ब्रेकिंग करते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन आता है ट्रेन के अंदर, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, उस रिटार्डेशन की वैल्यू जो है वो कितनी है? तो रिटार्डेशन को मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के तौर पर लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज गिवन बाय -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो भी ऐसे ही है, वो है आपका -1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन है, तो दोनों में नेगेटिव लगा दिया मैंने। अब आपको बताना है कि क्या कोलिजन होगा या कोलिजन अवर्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या कोलिजन को टाला जा सकता है या फिर नहीं? तो सबसे पहला मेरा जो कंसेप्ट है वो यहां है कि जब तक मेरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं आया दोनों ट्रेनों का, तब तक दोनों ट्रेन का स्पीड 72 एंड 90 ही था रेस्पेक्टिवली, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया तो ड्राइवर ने जब एक दूसरे को देखा और ब्रेकिंग की, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी में नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्लूड होते हुए इनकी ब्रेकिंग होने लग गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि इस नेगेटिव एक्सेलरेशन से जीरो वेलोसिटी होने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को जीरो करने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इन दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा आता है तो कोलिजन हो जाएगा, और अगर 1 किलोमीटर से कम आता है तो कोलिजन अवर्ट हो जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा, कोलिजन टाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम है मेरा, एवरीथिंग आई हैव टू टेक इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकेंड में है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी छोटी है। तो बेटर होगा कि हम इसको मीटर में लेके आ जाएं। तो पहले स्पीड्स को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए आप जानते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होता है, हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर छोटा लेते हैं 5। जस्ट ए मिनट, मैंने टांगी तो वहीं पे थी, दरवाजे पे, दोनों दरवाजे पे नहीं। स्कूटी दूसरी नहीं है क्या? ठीक है, मैं देख लूं। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन इसका कंटिन्यू करते हैं। देन आफ्टर दैट अपन ने इसको कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? आप जानते हो 18 टू 30, 18 4 72 होता है, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 4 20। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली इन द सेम वे आई कन्वर्ट इट ऑल्सो बाई 5/18 मल्टीप्लीकेशन, आई विल गेट 18 5 90। तो 18 से 5 बार ये 90 कट जाएगा और ये आपका 18 1 बार। तो 5 5 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ये वाली है। अब 1 किलोमीटर है ना, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, इसको अपन बोल सकते हैं 1000 मीटर। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं
कि भाई डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस जो चला एन है तो एस ए होगा, वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जीरो होने से पहले क्या डिस्टेंस चलता है वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें टाइम क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो अपन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को नहीं लगाएंगे। अपन को इसमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, अपन को इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाली थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, जीरो है। ठीक है, मैं पहले एक के लिए लगाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस टू इंटू एक्सेलरेशन कितना था, मतलब एक्चुअली इसको प्लस लिखेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस वन लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट वन लिख देता हूँ, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो चलोगे आप, कौन चलेगा, ए चलेगा। ठीक है, जीरो होने से पहले, तो यहां से एस ए आ जाएगा, वो आएगा आपका 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 200 मीटर्स। अब एस बी के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 25 स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका गिवन है माइनस वन, तो यानी कि वन आ जाएगा इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट आपका बी का निकालना है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, एस बी जो होगा वो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 बाई टू होगा। आप जानते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 अपॉन टू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5, 312.5 मीटर। अब अपन को दोनों मीटर्स मिल गए, तो टोटल डिस्टेंस एस ए और एस बी का मिलकर के कितना होगा, ये हो जाएगा 312.5 प्लस 200, इट इज नथिंग बट 512.5 मीटर्स, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर जो है ये ट्रेन है, लगभग कितना है अप्रोक्सीमेटली लगभग हाफ किलोमीटर के आसपास ये ट्रेनें जो है वो टोटल डिस्टेंस मिलकर करेंगी। लेकिन स्टिल उनके बीच में कितना डिस्टेंस था, उन दोनों ट्रेनों के बीच जो डिस्टेंस था वो आपका 1000 मीटर था, जबकि 500 मीटर या 512 मीटर दोनों ने ट्रेवल किया है लगभग। तो इसका मतलब स्टिल अभी भी इनके बीच आधा किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। सो वी कैन से दैट दिस कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस, द कोलिजन विल बी अवॉइडेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया फाइनली, कोलिजन विल बी अवॉइडेड। आंसर, are you understanding the whole solution? yes every one of you, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? विपुल, तुषार, मानस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू क्लियर हो गया? अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुषार अपना क्वेश्चन पूछ लो आप, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ, तुषार एंड मानस? यस तुषार, यू स्टार्ट। पेज नंबर, हाँ एसेलेरोडा पेज नंबर 5.9, पेज नंबर 5.9 एसेलेरोडा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का ये टॉपिक है 5.9। व्हाट इज द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8 यू हैव टू एक्सप्लेन, ओके वेरी गुड। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं एक बार मैं मेरा कैमरा स्विच करूंगा और आपको क्वेश्चन रीड करा देता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो व्हाट वी आर डूइंग इज द, मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ इसी एस एल अरोड़ा बुक का, लॉज ऑफ मोशन यानी कि चैप्टर 4, सॉरी चैप्टर 5, दिस इज चैप्टर 5, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5, पेज नंबर आपका है 5.9, 5.9 एंड द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 8। ठीक है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन रीड करा देता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास m moves along x axis such that its position coordinates at time t, यानी कि कोई मास m मास की बॉडी है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है at की पावर 4 माइनस bt क्यूब प्लस ct, ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का किसी पॉइंट पर।
टाइम पर, जहां पर एबीसी जो तीनों हैं वो क्या है, कांस्टेंट दिए हुए, एबीसी आर ऑल द थ्री कांस्टेंट्स हियर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर कितना पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा। तो ये आप जानते हो, जब x का रिलेशन t के साथ मालूम है तो अपन dx by dt यदि करेंगे, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट वंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट द वेलोसिटी, and again differentiating these velocity terms we will get acceleration, because velocity को जब differentiate करते हैं time से तो acceleration मिलता है। and if I want to calculate the force on the particle, then what I have to do, I have to simply write the Newton's first law, that is F is equal to ma। F आपको मालूम है, जो वैल्यू निकालनी है वो है is equal to mass into acceleration। मास आपका जो है, जो भी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर m दिया हुआ है मास m, तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द फोर्स। तो बस इतना सा है कि पहले अपन ने उसको dx by dt किया, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो इसकी डिफरेंशिएशन के रूल्स में आपको बताता चलूंगा, जो बच्चे नहीं जानते ध्यान से सुनिएगा। जब रूल डिफरेंशिएशन का क्या होता है, मैं एक बार ब्लैंक पेज पे लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन का रूल होता है, अगर मैं t की वैल्यू में लिख रहा हूँ, t के टर्म्स में, t की पावर n का ये इंटीग्रेशन वाला रूल है, पहले इसको इंटीग्रेशन को लिख लो आप। t की पावर dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आता है। लेकिन अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, d अपॉन dt करते हैं t की पावर n का, तो देन यू विल गेट n t की पावर n माइनस वन। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि पावर बाहर आ जाती है, आगे आ जाती है, और एक पावर रिड्यूस हो जाती है इसमें से। इस फॉर्मूले से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे चेक कर लो कि t की पावर 4 में से एक पावर बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट जो है वो हमेशा बाहर रहता ही है, तो 4a हो जाएगा और t की पावर 3 हो जाएगी। तो देखो 4a into t की पावर 3, देन सेकंड अगेन ये पावर नीचे आ जाएगी 3, और यहाँ पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, यानी कि t की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3b t की पावर 2, ये हो जाएगा 3b t की पावर 2। फिर लास्ट में आपको मालूम है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, और टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के संग क्या होता है, 1 होता है, तो ओनली c विल रिमेन इन द इक्वेशन। तो ये जो वेलोसिटी टर्म्स मिल गए, तो अब अपन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बोलेंगे इसको, डबल डिफरेंशिएशन को। तो आपको वापस से वही काम करना है, 4a के आगे मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा नीचे, और t की पावर एक कम हो जाएगी, तो 4 3 12a, t की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 12a t स्क्वायर। फिर उसके बाद इस टर्म के लिए वापस से वो जो एक टाइम t के ऊपर जो पावर लगी हुई थी वो नीचे आएगी, तो 3 6 हो जाएगा 6b, और इसमें एक पावर कम हो जाएगी 6bt, तो ये 6bt हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, इसमें मास m का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा दैट इज अवर फोर्स। सो अंडरस्टूड क्लियरली? यस स्टूडेंट्स। बता देता हूं मैं आपको, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली इसमें क्या रूल है, मैं इसको एक बार ब्लैंक पेज पे दिखाता हूँ। जब भी कभी हम चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना, ये आपको क्लियर बात मालूम है, उसको हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। अब वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, तो अपन लिखेंगे d अपॉन dt, और वेलोसिटी खुद क्या होती है, वेलोसिटी खुद होती है dx अपॉन dt। इज इट करेक्ट? अगर x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको अगर वेक्टर लिखना चाहो, ये सारी वेक्टर्स हैं, अगर यहाँ पे अगर वेक्टर लगा देता हूँ सपोज में, चलो, तो ये dx ये हो जाएगा। अब ये वेक्टर नोटेशन में लिख दिया मैंने। तो dx by dt वेलोसिटी होती है, और उस वेलोसिटी को आप टाइम के संग डिफरेंशिएट दोबारा से कर रहे हो। पहले ऑलरेडी x जो है टाइम के संग डिफरेंशिएटेड था, अब दोबारा से आप उस पूरे फैक्टर को टाइम के संग डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इसको करने के लिए क्या रूल होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, पहले अपन d की पावर लिखते हैं 2 बड़ा, ठीक है, d की पावर 2 इंटू एक्स अपॉन, फिर dt लिख करके उसकी पावर लिख देते हैं। दोबारा लिख रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है, ये होता है कि इधर ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म्स में तो क्या है, d के ऊपर पावर आती है, और जो डिनोमिनेटर टर्म्स होते हैं उसमें t के ऊपर पावर आती है dt स्क्वायर। तो इट इज ए मतलब इट इज ए मेथड, इट इज ए फॉर्मूला, कुछ भी कह सकते हो आप। ये डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यानी कि आपने जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाया है वो कितनी बार लगाया है, कितनी बार लगाया है, वो लगाया है 2 बार, तो इसलिए d के ऊपर 2 आ गया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में लगाया है, t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में लगाया है, तो इसमें t को भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि t स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आपको बन जाए d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, सॉरी, ओके।
और बताइए। यस मानस, योर प्रॉब्लम। Do you have any problem or just participating in the discussion only? Conservative forces of chapter 6. Okay, very well. कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट मैं मेरे साइड से, मेरे एंड से बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वो है डिस्कशन, वो आपको मैं मेरी तरफ से बता देता हूं। अगर आप बोलते हो कि सर एक कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी नंबर 1 तो ये होती है कि उस फोर्स के अंडर में अगर एक कंप्लीट साइकिल में वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है। और अगर ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो अगर अपन इसको क्लोज्ड, देखो ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये साइन दिख रहा होगा आपको, ये क्लोज्ड लूप का साइन है, क्लोज्ड लूप। तो अगर क्लोज्ड लूप में अगर इसको अपन वर्क डन को वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे या निकालेंगे, तो ये क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा, ये जीरो आएगा। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये आपका एक तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 इजी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी दूसरी क्या है, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में अगर अपन वर्क करते हैं तो एनर्जी जो है वो क्या रहती है, टोटल एनर्जी, मतलब ये जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये लूज नहीं होती। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, total mechanical energy is conserved in the process, total mechanical energy is conserved in the process। total mechanical energy क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी me is equal to ke plus pe। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही अपन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और ये जो है, अगर वो फोर्स हमारा जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, तो उस पूरे सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको आई थिंक। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, इनमें ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज इसकी। और तीसरा जो पॉइंट वो ये है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो जनरली इस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, अभी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th में, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये के Q1, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं, R जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन या फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या होती है। ये जो आर स्क्वायर वाला टर्म नीचे आ रहा है ना, इस टाइप का कोई भी आर पे डिपेंडेंसी वाला टर्म आता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि आर में जब आप इंटीग्रेट करोगे वर्क डन को, तो देखो वर्क डन में आपको अच्छे से याद है, फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो अगर आपका फोर्स के जो जो टर्म्स कांस्टेंट होंगे वो तो बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन होना होगा किसका, आर स्क्वायर का। ये जो पार्ट वेरिएबल है उस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो उसमें केवल और केवल टर्म्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन आएंगी। आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन करने के बाद अपन जब वैल्यू पुट करते हैं तो उसमें इनिशियल और फाइनल लिमिट पुट करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फोर्स है वो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, बीच के किसी पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए अपन उसको इस तरह से भी मतलब आराम से आप कर सकते हो कि जो पाथ डिपेंडेंट फोर्स होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट आया, मैं पहले एक बार फोर्स लिख देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स था मेरा, ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूं मैं अभी आपको, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे फोर्सेस आ सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे आर स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आता है तो वो क्यों कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब भी कभी आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, तो वो हमेशा लिमिट्स आती हैं, तो हमेशा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की लिमिट आएंगी, और उन लिमिट को रखने के बाद आपका जो ये जो वर्क डन होगा ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें पाथ का कोई बड़ा रोल नहीं है,
सारा का सारा जो रोल है वो किसका है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस का। तो अब एक रिजल्ट और इससे कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एफ डॉट डी एस, ठीक है, ये कौन से फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ ट्रेवल। ये जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ये कभी भी पाथ ऑफ ट्रेवल यानी कि ट्रेवल जहां जहां से होके गए अपन उनके पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये क्या होता है इसके बारे में बताऊं मैं आपको, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ ट्रेवल एंड डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया भाई, ये चार प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा पूरी साइकिल में किया गया वर्क डन जीरो होता है। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जो भी काम हो रहा है वर्क डन हो रहा है उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो वही रहता है जैसा पहले था। उसका थर्ड जो है वो के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, यानी कि ये इस टाइप की एक्सप्रेशन आएंगी जिसमें नीचे जनरली आर के कुछ पावर्स वगैरह आ रहे हैं। या आप इस एक्सप्रेशन को देख के एनालॉजी देख सकते हो, सिमिलरिटी देख सकते हो कि मतलब काफी कुछ सिमिलर जो है एक्सप्रेशन उसमें आ रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का एक्सप्रेशन किस में आएगा, ये जो आपका डिस्कशन दिया है ये आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। और लास्ट वाला पॉइंट है वो यही है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कभी भी ना तो पाथ, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप कहीं होके चले जाओ, किसी भी रास्ते होके चले जाओ, आपका जो वर्क डन आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इस केस में। तो अब बताइए और क्या दिक्कत है इसमें। मानस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ में आ गया टॉपिक? अगर बेटा ये क्लियर हो गया हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक पूछ सकते हो उसके बाद। नाउ विपुल आपका टर्न है। 5.11, ठीक है, 5.11। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टॉपिक? एक्चुअली वैसे ये क्लास में डिस्कस तो हुआ था, शायद हो सकता है कि आप एब्सेंट रहे हो उस टाइम, तो मैं एक बार क्विकली इसको बता देता हूँ कि ये जब आपको अच्छे से पता होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो हमको ये बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। आपको ये अगर याद है तो ठीक है, मैं एक बार स्विच करके दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था, हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ये, हम लिख देता हूँ एक बार, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कभी कभी इसी लॉ को ऐसे भी लिख देते हैं, इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या और बेटर तरीके से लिखें अपन तो अपन इसको लैंग्वेज में लिखे तो लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये बात। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू एफ, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ पे देखो एफ इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी के बराबर। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो मैं नीचे लिख रहा हूं डेल्टा पी
इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डेल्टा टी। तो अब ये यहां से क्या रिजल्ट आया, यहां से ये कंक्लूजन आया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टाइम, जिसको अपन इंपल्स कहते हैं, वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जिसको आप इंपल्स कहते हो, एफ इंटू टी का जो प्रोडक्ट है इसको आप इंपल्स कहते हो, वो चेंज इनटू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये आपको रिजल्ट तो मालूम होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। अब उसके बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, उसको एम कॉमन लेके एम वी माइनस यू इज इक्वल टू जो भी इंपल्स आपको लगा, ये जो भी फोर्स इनटू टाइम का जो है क्या बोलते हैं, जो आया वैल्यू आया इंपल्स, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। अब ये तो पार्ट हो गया स्टार्टिंग वाला। अब अपन सीधे आ जाते हैं इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, जो आप विपुल ने पूछा है। तो मैं ग्राफ को एक बार बुक में ही दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार समझ लो अब इसको, कि जो इंपल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, देखो अगर हम चाहते हैं किसी भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट आ जाए, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ जाए, तो अपन उन दोनों क्वांटिटीज को अगर करस्पॉन्डिंग एक्सिस पे लेते हैं, एक्स और वाई में, तो हमको उन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। सही है? अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूं। मैं आपको इसका डायग्राम, मतलब मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। यहां देखना सब लोग, अगर आप चाहते हो, ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस और ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो मेरे को बताना अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इस अगर एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो इसके लेंथ और ब्रेड्थ के मल्टीप्लीकेशन से क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, तो मैं इसमें एल और बी का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूं, तो मुझे इसका जो है एरिया कैसे मिलेगा। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने ब्रेड्थ लिया है और एल मतलब जो अपना जो क्या बोलते हैं वाई एक्सिस है, उसमें मैंने मेरी लेंथ ली है। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक ऐसी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाऊं, रिप्रेजेंट कर पाऊं, जो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिनोट होती है, एल इंटू बी से डिनोट होती है, इसको एरिया कहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है, एल, और एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है, बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट इज एरिया है, वो उस एरिया के बारे में कैलकुलेशन जो होगी वो कौन देगा। तो देखो आप एल और बी का मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, अभी क्या होता है एल और बी का मल्टीप्लाई क्यों करें, हम जानते हैं ऑलरेडी एल और बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या है, एल और बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या है, वो यहाँ पे ए है एरिया, और एरिया जो है वो यहाँ पे एरिया एरिया ये वाला जो एरिया है वो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो एरिया है ना, कौन सा वाला, ये जो एरिया दिख रहा है स्क्वायर का जो एरिया है, वो कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट, वो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट दे देगा। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं, या छोटा सा ग्राफ दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये अगर अब मेरा वेलोसिटी का है और ये मेरा टाइम का ग्राफ है, तो अपन क्या कह सकते हैं, एक ग्राफ मेरा वेलोसिटी और एक टाइम का है, और अगर कोई क्वांटिटी वेलोसिटी इनटू टाइम के प्रोडक्ट से बन रही है, अगर कोई चीज वेलोसिटी इनटू टाइम के प्रोडक्ट से बन रही है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि उसको आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मतलब उसके लिए एफर्ट यहाँ पे लगाना है। मान लो ये वाला चल रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गई आपकी, ये टाइम हो गया, ये तो टाइम हो गया जो ऊपर नीचे दिख रहा है, और ये दाएं बाएं दिख रहा है लेफ्ट राइट, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो अब अपन चाहते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को यूज करते हुए क्या आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू आर, सॉरी वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अब इस वेलोसिटी टू टाइम को निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उनकी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन क्या करें कि यदि हमारे पास वैल्यूज गिवन नहीं हो, तो ये एरिया गिवन हो, तो आप इस एरिया इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके एरिया निकाल लो इसका। अब इसका जो एरिया जहां कहां तक लेना है आपको, मान लो आपको टाइम लेना है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको टाइम यहां तक लेना है लास्ट, तो आपको जहां तक भी टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये t इज इक्वल टू t1 तक ही मेरे को क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो मैं इस t इज इक्वल टू t1 वाला जो पॉइंट है, ये वाला,
वहां तक इसको t इक्वल टू t1 बोलेंगे, इस पॉइंट तक ये एरिया अपने को कैलकुलेट करके देगा। तो उस एरिया से अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और जो कि बिना मल्टीप्लाई किए, वेलोसिटी और टाइम का बिना मल्टीप्लाई किए इसका एरिया निकाल लिया हमने, और ये आराम से हम इसको यूज कर पाएंगे। सो विपुल, इसी तरह से फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट में आपको ये देखो, मैं अभी दिखा देता हूँ दोबारा से ग्राफ में, कि मान लो मेरा कोई ग्राफ है इस तरह का, ग्राफ का शेप कैसा भी हो सकता है, ये मेरा फोर्स एक्सिस है और ये मेरा टाइम एक्सिस है, एक पे फोर्स रिप्रेजेंट हो रही है, एक पे टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट से आपको क्या क्वांटिटी मिलेगी? विपुल से पूछूंगा मैं इसको, व्हाट क्वांटिटी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी विल यू गेट बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम? यस विपुल, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम हमेशा से शुरू से इंपल्स ही रहा है। वेरी गुड तुषार, ये करेक्ट आंसर है आपका, सबका आंसर सही है। मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो इंपल्स होता है। और मैंने कहा आपको, जब आप इसका ग्राफ का एरिया निकालते हो ना, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व ऑफ द फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और उस कर्व के बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको ये क्या बोलते हैं? इसको एरिया जो है वो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट बोलते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे इंपल्स आ रहा है। तो जब आप इस ग्राफ का, जो अपन को करेस्पॉन्डिंग ग्राफ बगल में दिख रहा है, इस ग्राफ का एरिया नहीं निकाल लोगे, तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि क्या है। ये एरिया निकल जाएगा तो अपन बोलेंगे ये इंपल्स है, सॉरी, ये एरिया जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, जो ऑलरेडी किसके बराबर है? जो आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो अपन लिखेंगे इसको एम वी माइनस एम यू। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका जो एरिया निकालोगे, इस कर्व का और एक्स एक्सिस का जो बाउंडेड एरिया निकालोगे, तो उस एरिया के अंदर ऑलरेडी जो है वो इसका जो फॉर्मूले वगैरह है वो इंक्लूड हो जाएंगे। देखो, जब इसका एरिया निकाल रहे हैं अपन, तो ये एरिया आ गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब इस एरिया की वजह से एरिया जब निकल जाएगा, तो इसको बड़े आराम से अपन कह सकते हैं कि ये चेंज इन द मोमेंटम के बराबर होगा, यानी कि P2 माइनस P1 होगा। अगर पूछे आपसे व्हाट इज विल बी द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आपका P2 माइनस P1 हो जाएगा। और बताइए चार, पेज नंबर 5.9 प्रॉब्लम 7, ठीक है? 5.9 प्रॉब्लम 7, देखो पेज नंबर 5.9 और प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है? मैं वापस से इस पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5.9 क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है मेरा ऐसे लगा का है, और ऐसे हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं, आपके डाउट्स क्लियर हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बिल्कुल लीव कर सकते हो। अब जब भी कल आप जरूर ज्वाइन कर लेना वापस 11 बजे, ठीक है? तो तुषार एंड मानस विल कंटिन्यू। तो तुषार, ये ऐसे लड़का का क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। सेंटर में चाबी तो या तो टंग रही होगी उस पे, नहीं सेंटर चाबी तो मेरे को फिर दी कहाँ थी, बगल लौटा के लाए नहीं थी ना, दूध वाले पे छोड़ दी थी क्या तुम लास्ट में? मैंने नहीं, लास्ट में वो जो ताला था, सेंटर का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद जो ताला हो तो उस पे दूध वाले पे फंसे हमारी चाबी। अपने रूम की आती है तो बाहर मेन गेट की होगी। एक काम कर सकते हैं कि मेरी जो अलमारी है, उस अलमारी में मेरी में जो बैग, ब्लैक कलर का बैग रहता है, उसमें देख सकते हैं चाबी। अगर उसमें नहीं मिलती है तो जो मेरे जो कपड़े टंग रहे हैं ना, एक तो वो दरवाजा और एक मेन दरवाजा, बस ये तीन ही जगह है, इसके अलावा कहीं रखता ही नहीं चाबी, ठीक है? अगर इनमें नहीं मिले तो समझ लो या तो अपन ने चाबी उन्हीं को दे रखी है, किनको, जो मकान वाले के, और या फिर नेताराम जी को दे रखी है, इस तरह से। ठीक है, तीन जगह है, मतलब एक तो मेरी अलमारी के, नेताराम जी का नंबर, नेताराम जी का नंबर मेरे मोबाइल में है, तो मैं 10 मिनट में या तो कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, आप 10 मिनट बाद फ्री हो? 10 मिनट फ्री हो जाऊंगा, तो कोई 10 मिनट्स में हो जाऊंगा, ठीक, फ्री हो गए घंटी मार, श्योर।
यस तुषार, तो अभी क्वेश्चन है जो मेरा, इसको डिस्कस कर रहा था मैं। इसमें जो क्वेश्चन आया है आपका एस एल अरोड़ा, एस एल अरोड़ा का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, इसका पेज नंबर है हमारा 5.9। ठीक है, पेज नंबर 5.9 और एग्जाम्पल आपका है 7। तो इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे हैं। ए ब्लॉक ऑफ मेटल, मैं इसको स्क्रीन दिखा देता हूं आपको एक बार। अच्छा, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 आपकी ये वाली है, मोटर कार रनिंग एट ए रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 मीटर्स। यानी कि 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई किसी कार को रोका जा सकता है 10 मीटर के अंदर अंदर ब्रेक लगाकर। आपको शो करना है, दिखाना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा मोशन के रास्ते में, यानी कि ब्रेकिंग का जो रेजिस्टेंस आएगा जब ब्रेक चालू है, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। वो क्या है, कार के वेट का 1/4 है। तो पहले, सबसे पहला काम क्या है, मैं डाटा नोट करूंगा, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो पहला, हर न्यूमेरिकल करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल का स्टेप नंबर 1 होता है हमारा डाटा नोट करना। और डाटा जब नोट हो जाए तो उसके बाद अपन को लिखना पड़ता है टू फाइंड, हमको क्या निकालना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया डाटा, सेकंड स्टेप हो गया टू फाइंड, और थर्ड स्टेप हो गया रिलेटेड फॉर्मूले, जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो अपन को करने हैं। तो इस तरह से अपन चलते हैं। तो मैं एक बार आपको मैं मेरा दिखाता हूँ। सबसे पहले डाटा नोट कर रहा हूँ मैं। तो डाटा, वट एवर द डाटा इज, वो मैं एक बार नोट कर रहा हूँ। पहला डाटा दिया था मुझे, मेरा जो मास है वो दिया है, सॉरी मास नहीं है इसमें, वेलोसिटी दी हुई है 7 मीटर पर सेकंड। और दूसरा डाटा जो है मेरा, वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप बोलते हो उसमें, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स का है। यानी कि 10 मीटर्स के अंदर अंदर ब्रेकिंग हुई है, और मेरा जो 10 मीटर्स के अंदर ब्रेकिंग हुई है, और जो मेरी वेलोसिटी थी वो 7 मीटर पर सेकंड इनिशियल थी। टेक इट एज u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसको u ले लो आप। ठीक है, डोंट टेक इट फाइनल, इसको आप क्या ले लो, u ले लो, इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 7 मीटर पर सेकंड है, और जो मेरा डिस्टेंस है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो अपन को क्या दिखाना है, टू फाइंड क्या है। तो टू फाइंड में मैं लिखता हूं, टू फाइंड में अपन को शो करना है कि जो रेजिस्टेंस टू मोशन है, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स जो भी आपकी है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हो आप। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन एफ बोल देते हैं, सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एयर। क्योंकि जो भी मोशन में रेजिस्टेंस आ रहा है वो केवल फ्रिक्शन के नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ब्रेकिंग जो होती है वो फ्रिक्शन होती है। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कहा गया है कि 1/4 है, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। अब कार का वेट अगर मैं बोलता हूं एम इंटू जी, ठीक है, कार का मास अगर अपन एम मान लेते हैं, लिख देता हूं मैं इसमें, लेट मास बी एम। अगर कार का मास अपना एम मान लेते हैं, लेट मास बी एम, तो ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये आपकी एम जी बाई 4 होगी। आपको प्रूव कर देना है, ये टू फाइंड कह सकते हो, या इसको यहाँ पे आएगा, वो आएगा टू प्रूव। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना अपन को, यहाँ पे टू प्रूव है। अब फॉर्मूले एसोसिएटेड लिखेंगे अपन। तो एसोसिएटेड फॉर्मूले लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, देख लो आप फटाफट से। सबसे पहला काम है हमारा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आता हो, इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, और फाइनल वेलोसिटी जीरो भी होगी ना ब्रेक करने के बाद, वो भी आता हो। तो यानी कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो आपका वो 7 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना चला है बॉडी ने, वो 10 मीटर्स है। नाउ फाइनली व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व इट। 49 प्लस 749 प्लस 20a, ठीक है, ये आपका। अब इसको अपन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन जो निकलेगा आपका, जिसको अपन रिटार्डेशन कहेंगे यहाँ पे, वो आएगा 49 माइनस 49 अपॉन 20। आपको मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो माइनस 49 अपॉन 20 आएगा। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, जिसको अपन बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो आएगी, वो यहाँ पे कितनी आएगी,
एक्सेलरेशन से अपन फ्रिक्शन फोर्स आइडिया लगा सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे देख लो, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगी वो जितना एक्सेलरेट नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली ये बताओ, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये क्या है? रिटार्डेशन है। और ये रिटार्डेशन किसकी वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma हो जाएगा। तो ma न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो मास कितना है? मान लो गाड़ी का, पूरी कार का मास m है, और एक्सेलरेशन जो है वो ऑलरेडी मालूम है कितना है, वो है आपका -49/20। तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब वेट जो है बॉडी का, वेट कितना है? जो बॉडी का वेट होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, वेट ऑफ द बॉडी W, जो वेट भी एक फोर्स होती है, उसकी होता है m इंटू जी। तो m इंटू जी को आप निकालना चाहते हो तो g की वैल्यू जो भी आप लेना चाहते हो अपन ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 9.8 अगर अपन जी को मानते हैं, जनरली अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता तो अपन 9.8 लेते जी को। तो मैं इसको लिख देता हूं m इंटू 9.8। ठीक है, मैं ये ले लेता हूं। अब इसको थोड़ा सा आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो आप, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो इसका इसका ये भी अब अपन दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ही चेक कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वैल्यू अपन को नेगेटिव नहीं लेनी, बिकॉज मुझे जो चेक करना था ना वो 1/4 वाला जो इक्वेशन बनाना था मुझे, ये वाला, इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया गया है। तो नेग्लेक्टिंग द डायरेक्शन या साइंस, आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। सो इन दिस व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? आप चेक कर सकते हो ये क्या कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो। अगर मैं इस 0 से डिवाइड कर दूं इसको तो ये हो जाएगा 4.9/2 टाइम्स ऑफ m। और मुझे देखो इस वाली वैल्यू से कंपेयर करवाना है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दिखाने के लिए, आपको कंपेयर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो वही की वही वैल्यू आ रही है 9.8/4 इंटू m। क्या आ रही है वैल्यू? यही 4.9 का ट्वाइस करूंगा और 2 का भी ट्वाइस करूंगा, तो इसमें 9.8 हो गया, इसमें 4 हो गया। अब ध्यान से देखना आप कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये 1/4 ऑफ द क्या आ रही है? 9.8 m आ रही है, 1/4 ऑफ 9.8 m। और ये जो वैल्यू ये कितनी है? ये 9.8 m। तो क्या यहां से ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या ये नहीं कहा जा सकता फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी जो वेट ऑफ द बॉडी है उसका 1/4 है? आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, ये फ्रिक्शन फोर्स चल रही है, देखो ये फ्रिक्शन फोर्स चल रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है 1/4 इंटू 9.8 m। अब 9.8 m किसकी वैल्यू है? 9.8 m वेट ऑफ द बॉडी है। तो 9.8 m की जगह लगा दो वेट ऑफ द बॉडी, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 4। सो ये रिजल्ट जो है वो मैंने आपको, तो 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, तो यही प्रूव करना था, तो इसको लिख सकते हैं अपन हेंस प्रूव्ड। ओके तो सर, और बताइए। 5.13 एग्जाम्पल 12। मानस आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है इससे पहले? मानस, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस? आपका क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं एक बार। आपका क्वेश्चन है नहीं आपका, ठीक है कोई बात नहीं। तो तुषार का है 5.13 पेज एग्जाम्पल 12। 5.13 पेज एग्जाम्पल 12। ठीक है, मैं लिख देता हूं पेज 5.13 एग्जाम्पल 12। ठीक है, S.L. अरोरा। तो ये चैप्टर जो हो जाएगा वो आपका 5 चैप्टर है, चैप्टर 5 एंड 14 ऑल्सो ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 पहले कर लेते हैं एक बार। 5.13 एग्जाम्पल 12। बेटा एग्जाम्पल 12 जो है वो मैं एक बार रीड करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, while launching a rocket of mass 2 into 10 to the power 4 kilogram, a force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied for 20 seconds। यानी कि एक रॉकेट जिसका मास दिया हुआ है 20,000 किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम मास का एक रॉकेट है,
जिस पर फोर्स लग रही है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, वो 20 सेकंड के लिए लगी थी। आपको बताना है कि 20 सेकंड पूरा होते होते रॉकेट कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, अटेन कर लेगा। यानी कि जब रॉकेट जीरो से स्टार्ट होगा इनिशियली रेस्ट से, तो 20 सेकंड तक वो किस वेलोसिटी पर पहुंच जाएगा। तो बेटा अपन जानते हैं कि जो भी रॉकेट में वेलोसिटी आ रही है, या अपन बोल सकते हैं जो भी रॉकेट के अंदर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू द इंपल्स अप्लाइड बाय द फोर्स इन 20 सेकेंड्स। जो भी हमारे फोर्स 5 इंटू 10⁵ न्यूटन ने 20 सेकेंड तक अप्लाई होकर जो इंपल्स क्रिएट किया होगा फोर्स इंटू टाइम करके, उस इंपल्स ने ही इसकी जो मोमेंटम है वो चेंज की होगी। और मोमेंटम में जब क्या चीज चेंज होती है, मास चेंज होता नहीं, वेलोसिटी चेंज हुई होगी। तो वो वेलोसिटी जो है वो अपन आराम से निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कौन सी थ्योरम? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसका नाम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टाइम इज कॉल्ड इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। तो अब आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। तो फोर्स की वैल्यू दी हुई है, I am confused why here V and U are written. बेटा एक्चुअली V is the final velocity and U is the initial velocity. अब फाइनल, अब वन को नहीं पता। हाँ बेटा, हाँ वो कैसे आया ये बताना है। देखो पहले सब इसके लिए आपको अभी जस्ट मैंने करीब 2 मिनट पहले एक एग्जांपल लिया था, विपुल का था शायद, आई थिंक। उसमें मैं वापस लौटा के ले जाता हूँ एक बार आपको दोबारा से, उस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। देखो मैंने आपसे कहा था कि हम न्यूटन सेकंड लॉ को ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टाइम को इंपल्स कहते हो आप, तो यहां पे बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, सॉरी चेंज इन इंपल्स नहीं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। तो अब इसको यूज कर रहे हैं अपन। तो देखो ये मैंने लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स अप्लाइड। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा, P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी लिखते हो आप, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल इनिशियल, जो भी लिखते हो, लेकिन उनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैसे लेंगे अपन, डिफरेंस लेने का तरीका क्या है, V1 मतलब जो आपका मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम अपने को ऐसे लिखना था स्टार्टिंग में, कि मैंने बोला जैसे P2 माइनस P1, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपके इम्पल्स के बराबर। ठीक है, आई के बराबर। ठीक है, अब अब आप इसको देख सकते हो कि जब हमने इसको आई के बराबर लिखा था, तो ये एक तरफ जब आई लिखा था मैंने, दूसरी तरफ क्या था, P2 माइनस P1। अब तो सर एक्चुअली P2 क्या है, P2 इज द मास इन वेलोसिटी फाइनली, एंड P1 क्या है, P1 इज द मास इनटू वेलोसिटी इनिशियली। तो फाइनल वेलोसिटी को अपन v मानते हैं, ये कन्वेंशन है, शुरू से मानते आ रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं। तो mv माइनस mu हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो मैं इस तरफ लिख रहा हूं उसको LHS में, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। तो अब इसमें से m कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, v माइनस u। सो नाउ यू गॉट व्हाट फ्रॉम वेयर दिस हैज केम। चलिए ठीक है, तो ये, हाँ 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। हाँ एग्जाम्पल 14 है। तो एग्जाम्पल 14 में एक बार रीड कर लेता हूं, इसको एक बार स्विच करके दिखा देता हूं मैं आपको कैमरे को। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए बॉल मूविंग विद ए मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम पर मतलब मीटर पर सेकेंड, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मोमेंटम ये है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, स्ट्राइक अगेंस्ट ए वॉल, दीवार पे टकराती है 45 डिग्री एंगल पर, और रिफ्लेक्ट होकर के उसी एंगल पे लौट जाती है। कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम, आपको बताना है कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है, उसको कैलकुलेट करके बताना है। तो बेटा सीधा सा प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो डाटा है वो आपको नोट डाउन करने हैं। डाटा में मैं एक बार नोट करूंगा। पहला डाटा में क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है
नहीं सॉरी, इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम जिसको एमयू कहते हो आप, जिसको पी इनिशियल कहते हो, वो दिया हुआ है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको एंगल दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री जिस पर वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है अपन को? डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होगा? तो मैं एक बार डायग्राम पे लेके आता हूं आप लोगों को। सिचुएशन क्या रहेगी बेटा? सिचुएशन ये होगी कि एक बार ये टकराएगी बॉल, और टकरा के जितना एंगल पे आके टकरा रही है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर ये 45 डिग्री पे एंगल पे आके टकराई है तो 45 डिग्री के एंगल पे आके ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आपको जो है उसके बारे में समझना पड़ेगा कि इसमें पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। जब मोमेंटम की बात आएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम की बारी आएगी, तो उसमें दो डायरेक्शंस हो जाएंगी बेटा। ये देखो, आपका जो मोमेंटम है, ये वाला इनिशियल मोमेंटम एओ जो है, वो दो कंपोनेंट रखता है, एक पैरेलल टू द वॉल और एक परपेंडिकुलर टू द वॉल। मैं इसको दोबारा से पेंसिल से बनाऊं, बुक के अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, डायग्राम में देख लेना। इस जो एओ है वो क्या है? मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। इस इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू द वॉल और एक पैरेलल टू द वॉल। तो पैरेलल टू द वॉल वाला कंपोनेंट कितना होगा? अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा बेटा? ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये 45 है, तो अपन लिख सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? वो तो P cos 45 आएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो P sin 45 आएगा। तो ये तो आपके मोमेंटम की बात हो गई, किस तरह से चेंज करेंगे अपन। तो अब ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर अपन वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है मेरी? वर्टिकल डायरेक्शन जानते हो आप? ये भाई, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है डीओ। तो डीओ की डायरेक्शन में अपन चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम कितना था? P sin 45। ये इनिशियल मोमेंटम है, कैसे पता चला? ये P का साइन थीटा, ये P का कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना था? P cos 45। और सिमिलरली जब ये वापस लौट रही होगी बॉल, तो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो अब देखो, केवल सारा का सारा जो अपन स्टडी कर रहे हैं फोर्स, वो इस रास्ते से जब मतलब ये जो कोलिजन हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा जिसको अपन पैरेलल कंपोनेंट कह रहे हैं, उसमें क्या चेंज आया? उसमें ये आया कि पहला तो मोमेंटम था P sin 45। ठीक है, अब उसके बाद अगली बार में क्या हुआ? अगली बार में मोमेंटम कितना है? P sin 45 है। क्यों है P sin 45 दोनों तरफ? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। ये जो दीवारें हैं सारी स्मूथ मानी गई हैं, क्योंकि कुछ नहीं कहा मतलब स्मूथ मानेंगे। अगर इन पे कोई फ्रिक्शन होता तो अपन इसको एज्यूम कर लेते, बट यहाँ पे सारी दीवारें स्मूथ मानी गई हैं। तो जितने कंपोनेंट, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग सकता इस डायरेक्शन में। तो जिस कंपोनेंट मोमेंटम कंपोनेंट से बॉल आ रही थी उसी से जाएगी इस डायरेक्शन में, सेम रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P sin 45 माइनस P sin 45। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 दे देगा। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चेंज इन द मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है आपकी? जो मैंने लाइन खींची है उसके अलोंग मान लो आप, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने का तरीका कि भाई अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट है, दोनों को राइट डाउन कर लो। पहला कंपोनेंट है ये वाला v वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट, v cos 45। दूसरा कंपोनेंट है आपका जो है, दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे अपन? इसको दूसरा कंपोनेंट आएगा ये वाला P cos 45। ठीक है, तो अब देखो P cos 45, एक पहला जो कंपोनेंट था वो तो इस डायरेक्शन में था, राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्टेड था, और दूसरा कंपोनेंट जो आया है वो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टेड होगा। तो इसमें क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों। तो देखो फाइनली जो कैसे होगा? माइनस P cos 45 माइनस P cos 45। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो मोमेंटम था, कौन सा वाला? ये वाला। मान लो फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, तो फाइनल वाला में तो पहले ही नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस P। फिर उसके बाद आगे चलोगे इसमें आगे, तो कैसे लिखेंगे भाई? सीधा सा हिसाब है, अगर अपन इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो P cos 45 तो ये हो गया, और इसी तरह से P जो है cos 45 ही इस डायरेक्शन में आपका जो है वैल्यू आएगा। तो दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो देखो P cos 45 माइनस P cos 45, अब दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2P cos 45। एंड इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.707 किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। ओके तुषार। और बताइए। पेज नंबर 5.15। पेज नंबर 5.15 पे जो डाउट है आपका, डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद, व्हाट इज द डाउट हियर? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। एक्चुअली पेज नंबर 5.15 पे तो मेरे क्वेश्चन है ही नहीं है कोई भी। 5.14 तो नहीं था ये तुषार? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए ना। आप कैमरा ओपन करके दिखा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट। आपने पेज नंबर कितना बोला था? 5.15। 5.14। देखो ये है, ये 5.14, 5.15। इसमें तो एक्चुअली 11 ही क्वेश्चन है। दिख रहे हैं मेरे पेज सारे? क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा ये आर्टिकल, हाँ समझ गया। ये रीडिंग आर्टिकल है, रीडिंग आर्टिकल 33 है ना? ठीक है। देखो इसमें इन्होंने कहा है सब इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्सेस। यानी कि चाहे आपका फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे आपका फोर्स ग्रेविटेशनल हो, चाहे आपका फोर्स वीक न्यूक्लियर हो, चाहे आपका फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो, किसी भी नेचर का फोर्स हो, सभी नेचर के फोर्सेस के लिए न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो वैलिड रहता है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये इस फोर्स में लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस विल फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द टॉपिक। हाँ देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है दैट इज एक्चुअली, मैं आपको मेरे आइडिया से बताता हूँ। मेरा कंसेप्ट जो है वो ये है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली पिक्चर में कब आती है? जब हम पाते हैं कि एक फोर्स है जो हर पार्ट मतलब जो पार्टिकल को सेंटर की तरफ क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, सेंटर की तरफ उसको ड्रॉ कर रही है, उसकी तरफ खींच रही है। तो जब सेंटर की तरफ खींच रही है, कौन, जैसे कोई, जस्ट इमेजिन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, तो व्हाट विल हैपन, मैं किसी धागे में पत्थर बांध के और उसको गोल गोल रोटेट करा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, रिवॉल्व करा रहा हूँ सेंटर के अबाउट। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? I will definitely see a force which is directed toward the center and acting on the particle, which is always try to move the particle toward the center. But still, the particle is not going toward the center. It is continuing its circular motion regularly, keeping its position only on the circular path. अपनी पूरी पोजीशन को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करते हुए वो सेंटर पे आके मर्ज नहीं हो रहा है। जबकि जबकि साफ दिखाई देता है, धागे में जो टेंशन आती है, जो तनाव आता है, वो साफ हमको फील होता है, दिखाई देता है। तो वो जो फोर्स थी, वो जब सेंटर की तरफ लग रही थी, तो
उसका एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ आ रहा है, तो क्यों नहीं बॉडी जो है सेंटर में आके गोल घूम के मर्ज क्यों नहीं हो जाती, मर्ज क्यों नहीं हो रही है? तो अब इस फिनोमेना को इंटरप्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वी हैव एज्यूम्ड ए फोर्स in the outward direction which is assumed to always be acting when there is a circular motion. एक ऐसा पिक्चर में अपन ने एक फोर्स एज्यूम कर लिया है जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं, जो जब भी कभी सर्कुलर मोशन हुआ करेगा वो बाहर की तरफ लगा करेगा, और जो भी एक्चुअल में सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहे होंगे वो उनसे बैलेंस होगा। तो ऐसा जो फोर्स एज्यूम्ड है वो एक्चुअली पिक्चर में नहीं है, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर जो है उसका नहीं बनेगा, क्योंकि पिक्चर में नहीं है, एज्यूम किया अपन ने, इसलिए इसको अपन उसमें नहीं मानते, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता हुआ नहीं मानते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए और बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज आपने जो भी क्वेश्चंस किए, इट्स वेरी गुड टू सी यू डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, वी टीचर्स आर वेरी हैप्पी सो दैट हमको आप लोगों का जितना भी डिस्कशन होता है उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हमें ये फील मतलब बिलीव रहता है कि बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए भी ये चीज। एंड कीप डूइंग योर न्यूमेरिकल्स एंड वी विल continue your doubts and problems if they comes in the next session. यानी कि tomorrow at 11 a.m. we will again rediscuss your left problems if they are coming in the next session if you do them. So till then we leave the session and have a nice day. Thank you very much. Thank you.